नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। राजधानी लाइव की शुरुआत करें। खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। खबर यूपी की है। दरअसल जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विधान परिषद में नेता सदन बने हैं। बता दें कि विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह को सीएम योगी ने स्वतंत्र देव सिंह को विधान परिषद में नेता सदन बनाए जाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे सभापति मानवेंद्र सिंह ने स्वीकृत कर लिया है और स्वतंत्र देव सिंह को नेता सदन बनाया गया। इस लिहाज से अब जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विधान परिषद में नेता सदन बने हैं। बता दें कि योगी सरकार में स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री हैं और अब वह दिनेश शर्मा की जगह विधान परिषद में नेता सदन की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह ने 22 मई को दोपहर 3:30 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और ये बैठक विधान भवन के कक्ष संख्या 77 में बुलाई गई है, जिसमें सभी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। बता दें ये बैठक विधानसभा सत्र के पहले बुलाई जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक बड़ी खबर है इस वक्त की कि विधान परिषद के जो नेता सदन बने हैं वो स्वतंत्र देव सिंह बनाए गए हैं। योगी सरकार ने प्रस्ताव भेजा था जिसको मंजूर कर लिया गया है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, लगातार स्वतंत्र देव सिंह का जो कद है वो पार्टी लगातार बढ़ाती जा रही है। पहले प्रदेश अध्यक्ष थे और 22 में बड़ी भारी जीत थी और जीत के बाद उनको जल शक्ति मंत्री के रूप में मंत्रालय यूं कहे कि कैबिनेट, उत्तर प्रदेश कैबिनेट में भेजा गया और अब नेता सदन के रूप में भी पार्टी ने उनको पेश किया है। और जो सभापति है विधान परिषद को, उनको प्रस्ताव भेजा गया था और प्रस्ताव के बाद मानवेंद्र सिंह ने, जो डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया और नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह बना दिए गए हैं। पहले दिनेश शर्मा थे, जो कि पिछली सरकार में डिप्टी सीएम भी थे, नेता सदन भी थे और उनको कहीं ना कहीं उनके हटने के बाद अब नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह का पद अपना संभालेंगे। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक लगातार जो स्वतंत्र देव सिंह का कद है वो पार्टी लगातार बढ़ाती जा रही है। तो वहीं प्रस्ताव के बाद नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया है और इससे पहले 23 मई को कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला सत्र यानी बजट सत्र शुरू होने जा रहा है 23 मई को। और उससे पहले कल लोकसभा स्पीकर आए थे ओम बिरला, जिन्होंने साफ तौर पे पूरी तरह से जो विधानसभा है उसको डिजिटल करने के साथ साथ उसका उद्घाटन भी किया था। और कल विपक्षी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल सभी मौजूद रहे और सबकी मौजूदगी में कल ई विधानसभा ऐप जो उसका उद्घाटन हुआ, लॉन्च हुआ और कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से डिजिटल विधानसभा सत्र दिखाई देगा। जो भारी भरकम पेपर लेके विधायक आते थे, नेता आते थे, वो अब उनकी उससे बोझ से उनको कमी मिल गई है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अब एक टैबलेट के माध्यम से पूरी सदन की कार्रवाई होगी। कल पूरी तरह से ही डिजिटल कर दिया गया है और आज जो सत्र शुरू होने वाला है 23 मई को, सत्र की शुरुआत से पहले एक औपचारिकता कही जाती है, वो कहीं ना कहीं औपचारिकता के तौर पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधान परिषद के सभापति ने बुलाई है बैठक और सभी दल के नेता इसमें शामिल होंगे। जो विधायक चुन के आए थे उसमें शामिल होंगे और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सबसे अपील की जाएगी कि वह सदन को शांतिपूर्वक चलने दे, किसी प्रकार का हंगामा न करने दे और कहीं ना कहीं सभी जो अपनी बातें हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से रखे ताकि सदन की जो गरिमा है वो लगातार बनी रहे। क्योंकि ओम बिरला ने जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि सदन को लगातार जो सदन में हंगामे हो रहे हैं वो उसकी गरिमा लगातार गिराता जा रहा है और सभी सदन में शांति से अपना बात रखे, अपनी बातों को रखे। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अगर शांति रहेगी तो सभी की बात सुनी जाएगी और सदन स्थगित नहीं होगा और शांतिपूर्वक सदन चलेगा। उसी क्रम में आज सदन की शुरुआत से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। लगभग 3:30 बजे सभी नेता पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं जो सर्वदलीय बैठक है उस बैठक में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और गरिमा बनाए रखने के लिए लगातार विधानसभा अध्यक्ष उनसे अपील करेंगे। और कहीं ना कहीं 23 मई को यानी सोमवार को विधान परिषद कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत होगी और कहीं ना कहीं बजट सत्र की शुरुआत होगी। लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का योगी सरकार अनुमानित बजट पेश करने जा रही है। उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करी जाए
और जो संकल्प पत्र में वादे किए हैं उन सब वादों को पूरा करने के लिए सरकार बजट पेश करेगी। 26 तारीख को बजट पेश करेगी और 23 तारीख से शुरू होगा सदन और 31 तक ये सदन चलेगा। बिल्कुल, सदन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और जैसा कि देखने को मिल रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह को विधान परिषद नेता सदन बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह को यहां पर दी गई है। जल शक्ति मंत्री रह चुके हैं स्वतंत्र देव सिंह और इतना बड़ा पदभार अब संभालेंगे। जितेंद्र, क्या लगता है वो पदभार संभाल पाएंगे? और योगी सरकार अपने कार्यकाल में 2.0 का आगाज जैसे ही हुआ, योगी सरकार लगातार सतर्क नजर आ रही है और लगातार अधिकारियों को निर्देश देती हुई नजर आ रही है कि इस बार कोई भी गड़बड़ी ना की जाए। देखिए प्रियंका, सबसे पहली बात बताए कि इतना बड़ा जो पद मिला है स्वतंत्र देव सिंह को, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला है और साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत भी हुई है। दोबारा सत्ता में वापसी करने का शायद यूं कह सकते हैं कि 37 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा रिपीट मारी है। तो जाहिर सी बात है, प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला है और उनका कद बढ़ाकर फिर उनको उत्तर प्रदेश के मंत्रालय में भेजा गया, कैबिनेट में भेजा गया और अब विधान परिषद सदन के नेता के तौर पर भी चुना गया है। तो जाहिर सी बात है कि उनको कद बढ़ाने का काम किया है पार्टी ने, तो जाहिर सी बात उस पद को संभालने का काम भी करेंगे। और किसी को भी अगर जिम्मेदारी मिलती है तो जाहिर सी बात है सभी संभालते हैं। वो स्वतंत्र देव सिंह बखूबी क्या है कि मजे हुए नेता है, तो जाहिर सी बात इस पद को संभालेंगे। और सरकार की बात की जाए तो सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के वासियों के हित में काम कर रही है। भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कोशिश कर रही है सरकार और कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना हो, उन सब पे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, रोजगार की बात की, तो सभी चीजें ध्यान गया। और इसीलिए 100 दिन का जो एजेंडा तैयार कर रही है सरकार और 100 दिन के एजेंडे के बाद कहीं ना कहीं उस एजेंडे पे काम करने के बाद 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। क्योंकि पहले इस तरह का होता था कि 1 साल पे एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाता था, लेकिन अब 100 दिन का टारगेट बनाया गया और 100 दिन पर ये टारगेट पूरा करके फिर जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र, यहां पर आप हमारे साथ बने रहिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जैसा कि आप हमें बता रहे थे कि योगी सरकार 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली है, तो क्या कुछ बदलाव इसमें होने वाले हैं और योगी सरकार कितनी अलर्ट नजर आ रही है? क्या इस बार यूपी की जनता को योगी सरकार खुश कर पाएगी? देखिए जाहिर सी बात है कि खुश किया है तभी सरकार पुनः वापसी आई है। कानून व्यवस्था का मुद्दा बड़ा था और कहीं न कहीं कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके काम को सराहना दी और दोबारा उत्तर प्रदेश में वापसी करी है। तो जाहिर सी बात है सरकार जनता को रिझाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि 2024 का भी चुनाव है, प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव है और उसके लिए भी सरकार लगातार तैयारी कर रही है। और किसी प्रकार की जनता को समस्या ना हो उसके लिए सरकार हर तरह का प्लान कर रही है। 100 दिन की कार्य योजना बना रही है। कार्य योजना पर सरकार कोशिश कर रही है, कार्य योजना जो बनाई जा रही है वो जनता के हित में हो। जनता के बीच में नेता गए और नेताओं ने दलितों के घर खाना खाया और तमाम जो चीजें हैं एक रात रुकने का भी काम किया। और कहीं ना कहीं सरकार इस कोशिश कर रही है कि जनता के बीच में जाकर योजनाओं को जानने की या उनकी हकीकत भांपने का काम करा जाए और उसी के आधार पर जो नई योजनाएं हैं उनको बनाने का काम किया जाए। तो सरकार प्रयासरत है, क्योंकि 2024 का भी चुनाव नजदीक है और उसको देखते हुए भी और कहीं ना कहीं नगर निकाय का भी चुनाव होने वाला है, उसके लिए भी तैयारी है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है और तैयारी भी जुटी हुई है कि जनता के हित में काम किया जाए।
जो भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करने का काम किया जाए, चाहे छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, सब पर सरकार नकेल कसने का काम कर रही है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और तमाम जो जनता के हित में सुरक्षा से दृष्टिकोण या यूं कहे जनता के हित में जो काम है वो सरकार करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस बार स्वतंत्र देव सिंह जो जल शक्ति मंत्री रह चुके हैं, उन्हें विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया है। अब देखना होगा कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा पदभार संभाल पाते हैं या नहीं। लेकिन योगी सरकार को जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो लगातार सतर्क नजर आ रहे हैं, और अब देखना होगा कि यूपी की जनता जो पिछली बार योगी सरकार से खुश हो गई थी, इस बार कितना खुश हो पाती है। केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को मजदूरों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने का फैसला लिया है। महंगाई भत्ते में नवीनतम संशोधन के साथ अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 16,064 रुपए से बढ़ाकर 16,506 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया। इसी तरह अर्ध कुशल मजदूरों का वेतन 17,693 रुपए से बढ़ाकर 18,187 रुपए प्रतिमाह किया गया है। दिहाड़ी मजदूरों के वेतन में वृद्धि के बारे में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक बयान में कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच मजदूर वर्ग के हित में उठाया गया ये बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि ये कदम गरीबों और मजदूर वर्ग के हित में उठाया गया है, जिन्हें मौजूदा महामारी के कारण बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी पर कार्यरत लोगों को भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलना चाहिए, जो आमतौर पर राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है। बढ़ाने का फैसला लिया। महंगाई भत्ते में नवीनतम संशोधन के साथ अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 16,064 रुपए से बढ़ाकर 16,506 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया। इसी तरीके से मजदूरों को एक बड़ी सौगात केजरीवाल सरकार की तरफ से दी गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, केजरीवाल सरकार ने मजदूरों को ये बड़ी सौगात दी है, बड़ा तोहफा दिया है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार लगातार कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो सरकारी मजदूर थे उनके लिए कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की गई थी, और कहीं ना कहीं कोरोना काल में जो वैसे ही स्थिति बिगड़ी थी उसको भी कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश की जा रही थी। मगर अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा कदम उठाया जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं मजदूर वर्गों के लिए वो लगातार सराहनीय बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग भी अब संतुष्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ोतरी की गई है उनकी मासिक आय को लेकर, तो उससे कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा मजदूर वर्ग को। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कह सकते हैं अकुशल मजदूरों की, तो पहले उनको 16,064 रुपए मिलते थे, अब वो बढ़ाकर 16,506 रुपए कर दिया गया। यानी कि हर तरीके से ये कोशिश की गई है कि मजदूर वर्ग जो है वो अभी तक जो आर्थिक तंगी की वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं स्थिति को झेलने की कोशिश कर रहा था, वो कहीं ना कहीं अब सुधरती हुई नजर आएगी। यही बात करें अर्ध कुशल वर्गों की, तो उनके लेकर भी कहीं ना कहीं 17,693 रुपए से बढ़ाकर 18,187 रुपए कर दिया गया था, यानी कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की गई है। तो यहाँ बात करें कि कुशल मजदूरों की, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। 19,473 रुपए से लेकर 20,019 रुपए कर दिए गए। यानी कि हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि मजदूर वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं उभरता हुआ नजर आया है, क्योंकि अभी जो आर्थिक तंगी चल रही थी महंगाई की वजह से भी, और कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से भी, वो कहीं ना कहीं मजदूर जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सक्षम हो सके, और लगातार उनके लिए दिल्ली सरकार जो है अभी तक कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से अब मनोज सिसोदिया ने भी स्पष्ट किया कि मजदूर वर्गों के लिए उन्होंने जिस तरीके से बढ़ोतरी की गई है मासिक सैलरी को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं मजदूरों को काफी राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल राहत मिल सकती है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ये बड़ा तोहफा मजदूरों को दिया है राजीव, लेकिन जैसा देखने को मिल रहा है कि दिल्ली सरकार कहीं भी चूक नहीं करना चाहती है और वहीं पर मजदूरों को खुश करती हुई नजर आती है। राजीव, इसके आगे आपके पास क्या अपडेट है? केजरीवाल सरकार आगे क्या ऐलान करना चाहती है, क्या ऐलान करने वाली है, और इसको लेकर
क्या उनकी तैयारियां पूरी हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार लगातार कहीं न कहीं ग्रामीण लोगों की यानी कि के मज़दूर वर्ग की बात करें या फिर जो दिहाड़ी मज़दूर हैं उनकी बात करें या फिर कहें जो मिडल क्लास के लोग हैं, उनके लिए कहीं न कहीं सहायता देने की कोशिश कर रही है। उनके लिए कहीं न कहीं अपने आप को एक मज़बूत तौर पर पेश करने की कोशिश करी जा रही है। तो जिस तरीके से अब मज़दूर वर्गों के लिए भी कहीं न कहीं मासिक सैलरी जो है वो बढ़ा दी गई है, तो उससे कहीं न कहीं जनता को फ़ायदा होगा और कहीं न कहीं जो वोट बैंक है, वो भी कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि अब निगम के भी चुनाव आने वाले हैं और मज़दूर वर्ग जिस तरीके से महँगाई की वज़ह से कहीं न कहीं पिसता हुआ नज़र आ रहा था, उनको कहीं न कहीं दिल्ली सरकार ने राहत दी है, तो राहत के साथ-साथ कहीं न कहीं जो उनका वोट बैंक है, वो भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है और दिल्ली सरकार कहीं न कहीं इसका फ़ायदा भी उठाती नज़र आएगी। जी। बिल्कुल राजीव, इसी खबर पर आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि केजरीवाल सरकार गरीबों और मजदूरों के हित में एक बड़ा कदम उठाती हुई नजर आती है। डीए बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से अब गरीब और मजदूरों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ संपर्क में बने हुए हैं। राजीव, क्या इसे माना जाए कि केजरीवाल सरकार एक वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है मजदूरों के जरिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार कहीं न कहीं मज़दूरों के लिए जिस तरीके से कार्य करी क क करती हुई नज़र आ रही है, यहाँ तक कि और कह सकते हैं ग्रामीण लोगों के लिए बात करें या फिर चाहे मिडल क्लास के लिए बात करें, लगातार कहीं न कहीं जो उनकी जिस तरीके से सहायता की जा रही है, यहाँ तक कि प कोरोना काल के अंदर राशन भी दिया जा रहा था केंद्र सरकार के द्वारा भी और दिल्ली सरकार के द्वारा भी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उनके लिए भी कहीं न कहीं सहायता दी गई। मज़दूर वर्गों के लिए की बात करें, तो मज़दूर वर्ग जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर पलायन कर रहा था, उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को लेकर कहीं न कहीं पहले भी घोषणा की गई थी कि श्रमिकों को कहीं न कहीं सहायता दी जाएगी और उनके ब ब कह सकते हैं अकाउंट में ही उनको पैसे मिलेंगे। मगर लगातार कहीं न कहीं अब दिल्ली सरकार इसमें भी बढ़ोतरी करती नज़र आ रही है। जिस तरीके से श्रमिकों की बात करें, मज़दूरों की बात करें, गरीबों की बात करें, तो उनके लिए जिस तरीके से अब मासिक जो सैलरी है, वो कहीं न कहीं बढ़ा दी गई है, यानी कि मासिक आय बढ़ा दिया गया है। तो उससे कहीं न कहीं मिडल क्लास का जो वोट बैंक है, वो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की तरफ होता हुआ नज़र आएगा और इसी का फ़ायदा कहीं न कहीं निगम चुनाव के अंदर दिल्ली सरकार को मिलता हुआ नज़र आएगा क्योंकि दिल्ली सरकार अभी तक निगम को लेकर भी कहीं न कहीं यही दावा करती नज़र आ रही है कि निगम ने 15 साल के अंदर यानी भाजपा ने 15 साल के अंदर निगम के अंदर बैठे हुए कुछ भी कार्य नहीं किए हैं और कहीं न कहीं दिल्ली की जनता जो है वो कहीं न कहीं बदलाव चाहती है और बदलाव जो वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मज़दूर वर्गों की या फिर गरीबों के लिए जिस तरीके से सहायता की गई है, तो उससे कहीं न कहीं गरीब जो है वो काफ़ी हद तक संतुष्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। जी। बिल्कुल, गरीब संतुष्ट है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद राजीव, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो जैसा कि देखने को मिल रहा है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार मजदूरों और गरीबों के हित में कदम उठाती हुई नजर आती है। डीए बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से अब अर्ध कुशल मजदूरों का वेतन 17,693 रुपए से बढ़ाकर 18,187 रुपए प्रतिमाह किया गया है। दिहाड़ी मजदूरों के वेतन में वृद्धि के बारे में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बयान में कहा है कि बढ़ती महंगाई के बीच मजदूर वर्ग के हित में उठाया ये बड़ा कदम है। अब देखना होगा कि केजरीवाल सरकार ने ये मजदूरों को बड़ी सौगात जो दी है, उससे कितना वोट बैंक वो साध पाती है या नहीं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लाउडस्पीकर मामले में कहा कि इससे हर समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। बता दें कि वे हाल ही में पीर पंचाल के 7 दिन के दौरे के बाद जम्मू लौटे हैं। पुंछ राजौरी में हर समुदाय के लोगों के धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग होता है। लाउडस्पीकर पर पाबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि इससे हर समुदाय के लोगों की भावनाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को कोई बीच का रास्ता तय करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हां, आवाज कम या ज्यादा को लेकर निर्देश जारी किए जा सकते हैं, लेकिन लाउडस्पीकर को धार्मिक स्थलों से हटाना ये अच्छी बात नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लाउडस्पीकर वाले मामले पर कहा कि इससे हर समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। बता दें, पीर पंचाल के 7 दिन के दौरे के बाद जम्मू लौटे हैं उमर अब्दुल्ला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनसे जब सवाल किया गया लाउडस्पीकर मामले पर, तो उन्होंने कहा कि इससे हर समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। हर समुदाय के लोगों के धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग होता है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि लाउडस्पीकर पर पाबंदी को लेकर ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को कोई बीच का रास्ता तय करना चाहिए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा कि सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए लाउडस्पीकर वाले मामले पर, जिस तरीके से उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इस तरीके से धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाना हर एक समुदाय को ठेस पहुंचाने के बराबर है। देखिए प्रियंका, बड़ी बात ये है कि ये बिल जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा के एक पार्षद द्वारा लाया गया था और उसको वो पास भी कर दिया गया, क्योंकि लगातार देखा जाता है चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो या कोई और भी धार्मिक स्थल हो, वहां से बहुत तेज आवाज आती है और ऐसे में आम जन, खास करके जो बुजुर्ग हैं या जो छात्र पढ़ाई करने वाले हैं, उनको खासी परेशानी होती है। कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर एक भी स्पीकर नहीं हुआ करता था, लेकिन आज वहां पर 8-8 स्पीकर लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। इसको देखते हुए जम्मू नगर निगम के पार्षद जो हैं नरोत्तम शर्मा, उन्होंने ये बिल लाया था और जब बिल पास हुआ तो इस पर सियासत होना लाजमी है। तो ऐसे में जो उमर अब्दुल्ला हैं, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा कहा गया है कि सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं जो हैं आहत होती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि जहां पर 20 स्पीकर लगे हुए हैं, यहाँ तो उनकी आवाज कम की जाए, नहीं तो उनको हटाया जाए। लेकिन अभी भी कई ऐसी मस्जिद हैं यहाँ पर, या गुरुद्वारे हैं या मंदिर है, वहां पर इतनी आवाज होती है कि आस पड़ोस के रहने वाले लोगों को बड़ी परेशानी होती है। कई लोग बीमार पड़ते हैं। इस चीज को नहीं सोचा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत जरूर जो है वो की जाती है। कल ही एक और मामला भी सामने आया था, जम्मू का साइंस कॉलेज है, उसके साथ एक पीर बाबा की जगह हुआ करती थी, लेकिन वहां मस्जिद बना दी गई और ऐसे में वहां पर बहुत तेज आवाज से, कल भी हम जहाँ वहां पहुंचे हैं तो बहुत तेज आवाज में वहां पर अजान पढ़ी जा रही थी। ऐसे में खुद ही लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे में छात्र किस प्रकार से पढ़ाई कर सकेंगे। कॉलेज प्रबंधन से कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। तो अलबत्ता देखा जाए तो आम जनमानस के नजरिए से देखा जाए प्रियंका, तो सबसे पहले आवाज होनी ही नहीं चाहिए। आप अगर धार्मिक स्थल में पूजा पाठ करने जाते हैं तो आपको भगवान को प्रसन्न करना है, ना कि लोगों को प्रसन्न करना है। आप अपने आवाज कम रखें, सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है कि आवाज कम रखें। ऐसे में जो फैसला लिया गया है नगर निगम के द्वारा, उस पर सियासत जो है वो होना शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, सियासत गरमाती हुई नजर आ रही। रविंद्र, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि मुंबई से चला ये मामला, लाउडस्पीकर वाला मामला, जो राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर वाले मामले पर बयान दिया था, यूपी तक पहुंचा। यूपी में भी लाउडस्पीकर हटाए जाने लगे और अब जम्मू तक ये लाउडस्पीकर मामला पहुंच चुका है। क्या लगता है आपको, लाउडस्पीकर की आवाज कम हो पाएगी?
जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है प्रियंका, और उसको इम्प्लीमेंट करना सरकारों का काम है। और इस समय जम्मू कश्मीर में यूटी सरकार है, और जो बिल पास किया गया है खास करके नगर निगम के हाउस के अंदर, तो उसको नगर निगम जो है वो अब पास उसको इम्प्लीमेंट करेगा। क्योंकि देखा गया है, हमने भी कई बार देखा है, कई मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारों में इतनी आवाज होती है कि जो है आम लोगों के लिए सह पाना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। कई किलोमीटर तक उसकी आवाज जो है वो जाती है, तो ऐसे में लोगों को परेशानी होती है। इसी परेशानी को देखते हुए नगर निगम के एक पार्षद ने ये बिल लाया था, जिसको सर्वसम्मति से जो है वो पास भी कर दिया गया। लेकिन अब इस पर सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए। सियासतदानों को भी समझना होगा कि इस प्रकार से सियासत जो है वो कहा जाए धार्मिक उन्माद का रूप ले लेती है, और उसमें कहीं ना कहीं जिंदगियां जाया होती हैं। तो ऐसे में राजनीतिक जो लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, उनको समझना होगा कि ये सिर्फ एक अकेले के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। सभी जन जो हैं वो इससे परेशान होते हैं। तो ऐसे में स्पीकर और लाउड स्पीकर उतारना एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। बिल्कुल रविंद्र, देखने को मिल रहा है कि लाउडस्पीकर मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है आपको, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो ये लाउडस्पीकर मामले पर बयान दिया है, इससे ये सत्ता में दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जनता की परेशानी तो लाउडस्पीकर ही है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा चुकी कश्मीर केंद्रित पार्टियां जो हैं, अब अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए ऐसी बयानबाजी जो है वो कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सभी धर्म स्थलों से कहा है कि अपने बयान में कहा है कि उनकी आवाज जो है, बीच का रास्ता जो है सरकार को निकालना चाहिए, स्पीकर नहीं उतारने चाहिए, आवाज जो है वो कम की जानी चाहिए। तो ऐसे में सिंपैथी जो है गेन करने की कोशिश जो है उमर अब्दुल्ला द्वारा की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और आम जो राजनीतिक लोग हैं, खास करके जो कश्मीर केंद्रित पार्टियां हैं, वो लगातार इस पर मुखर होती नजर आती हैं। और जो भी कहा जाए, इस समय ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है या कुछ और मामले हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर जो है वो केंद्र में बैठी जो सरकार है भाजपा की, उसके ऊपर निशाना साधा जाता है। तो ऐसे में जो नगर निगम द्वारा ये बिल पास किया गया है, तो उसको लेकर भी सियासत होना लाजमी है। बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लाउडस्पीकर मामले पर बयान दे दिया है, और जिसके बाद सियासत लगातार तेज नजर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि ये जो सियासत धार्मिक मुद्दों पर चल रही है, ये कब तक चल पाएगी या नहीं, क्योंकि धार्मिक मुद्दों पर इस तरीके से जनता के बीच जाना, सियासत करना, ये अच्छी बात नहीं है। यहां रुकेंगे, एक और छोटी सी ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पराला मंडी में एप्पल जूस के लिए प्लांट बनकर तैयार हो गया है। प्लांट को अब फाइनल टच दिया जा रहा है। 15 जुलाई से यहां पर एप्पल जूस तैयार करने का ट्रायल शुरू होगा। बता दें, देश का पहला ऐसा फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट तैयार किया जा रहा है, जहां पर एप्पल जूस तैयार करने के साथ साथ वाइन और विनेगर भी तैयार किया जाएगा। 91 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जा रहे इस प्लांट में पहले चरण में एप्पल जूस तैयार किया जाएगा। इन दिनों प्लांट में मशीनरी को इंस्टॉल करने का काम जोरों पर चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इसके लिए स्विट्जरलैंड से मशीनरी मंगाई गई है। यही नहीं, मशीनों को लगाने के लिए इंजीनियर भी स्विट्जरलैंड से आए हैं, ताकि काम में किसी तरह की कमी न रहे। इन दिनों वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए अलग से प्लांट लगाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह प्लांट न केवल भारत बल्कि एशिया का पहला ऐसा प्लांट होगा जहां पर एक साथ कई उत्पाद तैयार किए जाएंगे।
इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारी संवाददाता। जैसा कि टीना, देखने को मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी योजना की शुरुआत हो चुकी है। एप्पल जूस का प्लांट तैयार किया जा रहा है, इसको फाइनल टच दिया जा रहा है। देश की आर्थिक स्थिति को कितना सुधार सकता है ये? जी प्रियंका, आपको जैसे कि मैं बताऊं कि हिमाचल को सेब राज्य के नाम से भी जाना जाता है। सेब का जो है हिमाचल की आर्थिकी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस तरह अगर आप देखेंगे कि ये जो प्लांट है पराला मंडी में लगाया जा रहा है, रोडू के साथ में है, ऊपरी हिमाचल शुक्ति शिमला जिले में ये पड़ता है। और जो ये मंडी है, इसके स्थापित होने से न केवल बागवानों को बल्कि प्रदेश की और देश की आर्थिकी को भी संबल मिलेगा। क्योंकि आपको बताएं कि जो सेब अभी तक जो सेब का जो इस तरह का जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, वो इस तरह की अभी ही नहीं, और मतलब इस तरह के जो एप्पल वाइन और विनेगर बनाया जा रहा है, इस तरह की ये पहली कोशिश हिमाचल के ऊपरी शिमला जिले में की जा रही है। क्योंकि आपको बताएं कि इससे पहले ऐसा नहीं कि एप्पल जूस बनता नहीं है या नहीं वो किया जाता है। एचपीएमसी की जो प्रोसेसिंग यूनिट है उन पे बनाया जाता है, फ्रेश किया जाता है, लेकिन उसमें एक लंबा प्रोसेस होता है और बागवानों की एक शिकायत रहती है कि उनका सेब समय पर नहीं उठाती है एचपीएमसी, और समय पर भुगतान नहीं होता है। जो ये प्लांट है ये ऊपरी शिमला में ही बीच ऐसी जगह पे लगाया गया है जहाँ बागवानों को अपना सेब पहुंचाने के लिए सुविधा होगी, और जो उनका जो भुगतान है वो भी सही समय पर उसी दिन कर दिया जाएगा। तो आपको अभी बताएं कि अगर जो भाजपा सरकार 2017 में जब सत्ता में आई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिमाचल दौरे पे आए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि जो एप्पल कंसंट्रेट है, जो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे कई बार बर्बाद भी हो जाता है, तो जो एप्पल कंसंट्रेट है उसको जो है कोल्ड ड्रिंक की जो बड़ी कंपनीज है उनके साथ करार किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कोल्ड ड्रिंक्स में उसको डलवाया जाए, शामिल किया जाए। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। तो अब जो ये पराला मंडी में जो ये फूड प्रोसेसिंग ये जो फ्रूट की जो ये फ्रूट जूस की जो ये प्लांट तैयार किया जा रहा है या अभी लगाया जा रहा है, ये 15 जुलाई से फंक्शनल हो जाएगा। और इसको तैयार होने के बाद जो ये प्लांट है, इसके तैयार निश्चित तौर पे जो बागवान है उनको बहुत बड़ा एक संबल मिल पाएगा, और जो प्रदेश की जो आर्थिकी है उसको भी निश्चित तौर पर इससे बड़ा संबल मिलेगा। जी प्रियंका, बिल्कुल, बागवानों को इससे बहुत ज्यादा संबल मिल पाएगा। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। और जैसा कि देखने को मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है एप्पल जूस का। अब देखना होगा कि आर्थिक स्थिति को कितना सुधार सकता है। इसी खबर पर जानकारी के साथ टीना ठाकुर हमारे साथ बनी हुई हैं। टीना, हिमाचल प्रदेश में एप्पल जूस का पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है और ये आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकता है, बागवानों को भी ये बहुत बड़ा फायदा देगा। जी प्रियंका, आपको बताएं कि जिस तरह से ये हिमाचल का जो एप्पल सीजन है वो 15 जून के बाद शुरू हो जाएगा। तो एचपीएमसी के अंडर जो ये ये जो जूस की ये जो प्लांट तैयार किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, तो एचपीएमसी की भी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको तैयार कर लिया जाए। इसका जल्द से जल्द यहाँ से प्रोसेस जो एप्पल की जो ये फ्रूट जूस बनाने का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाए। तो इसके लिए जो ट्रायल है वो 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा, और इसका जो लक्ष्य है हर दिन का वो 20 मीट्रिक टन एप्पल जूस का रखा गया है। और आपको बताएंगे सिर्फ एप्पल जूस ही नहीं, यहाँ पे वाइन भी बनेगी, विनेगर भी बनेगा। और एचपीएमसी के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि अगर सफलता मिलती है और ये फ्रूट अच्छा चलता है, क्योंकि 200 मीट्रिक टन हर रोज सेब की जरूरत पड़ेगी, 20 मीट्रिक टन फ्रूट इसका जो सेब का वो जो जूस है वो बनाने के लिए। तो अगर ये सही प्रोसेस से चलता है तो निश्चित तौर पे आगे जो है इसमें और भी उत्पाद, सेब से जुड़े उत्पाद जो है वो बहुत अलग अलग तरह के जो उत्पाद है वो हिमाचल को मिलेंगे। और हिमाचल ही नहीं बल्कि ये तो देश के विभिन्न कोनों में ही जाता है। तो निश्चित तौर पर ये जो फ्रूट प्लांट है इसको लेके जो है वो बहुत बड़ी जो उम्मीदें हैं लोगों को भी इससे जुड़ी हुई हैं, और एचपीएमसी के जो अधिकारी हैं, जो सरकार है उसको भी है, क्योंकि ये प्लांट जो है बड़े उम्मीदों के साथ जो है स्विट्जरलैंड से इसकी जो पूरी मशीनरी है वो मंगाई गई है। जो आजकल जो इसको इम्प्लांट कर रहे हैं, जो इंस्टॉल कर रहे हैं, वो भी सारे के सारे जो मैकेनिक है वो भी स्विट्जरलैंड से जो हाई लेवल के जो अधिकारी है वो आए हैं, और उनकी निगरानी में ये सब चीजें तैयार की जा रही है।
बिल्कुल टीना, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इसका जो एप्पल जूस बनेगा, पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जिसकी मशीनरी स्विट्जरलैंड से मंगाई जा चुकी है, इसके इंजीनियर स्विट्जरलैंड से मंगाए जा चुके हैं, बुलाए जा चुके हैं, क्या इसको बाहर एक्सपोर्ट करने की कोई योजना बनी है? एप्पल जूस का जिस तरह से आप बता रहे हैं, वो भी तो जो एचपीएमसी का जो प्रोडक्ट है वो फिलहाल जो हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो यही है कि देश की विभिन्न मंडियों में नहीं पहुंच पाता है, या देश के बहुत बड़े हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता है, वो यहीं तक रह पाता है। लेकिन अभी जो एचपीएमसी के अधिकारियों से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि ये जो फ्रूट जूस है या जो एप्पल वाइन है, इसकी एक बहुत बड़ी डिमांड है मार्केट में। और निश्चित तौर पर ये देश ही नहीं, कोशिश उनकी ये रहेगी कि विदेशों तक में जहां से पहले भी डिमांड आ चुकी है वहां तक इसकी सप्लाई की जाए। और अगर ऐसे करने में अधिकारियों को सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर हिमाचल का नाम और हिमाचल का जो फाइनेंशियल जो स्थिति है वो इससे और ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जो एप्पल जूस की जो पहले से जो डिमांड बहुत ज्यादा है, और एचपीएमसी जो एक प्लांट जो पहले ही परमाणु में लगा है वहां पे भी जो एप्पल पल्प निकाला जाता है, लेकिन उस उतनी मात्रा में उसका सदुपयोग नहीं हो पाता, या उस हिसाब से उसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। लेकिन जो अभी ये पराला में लगी है मंडी, तो एचपीएमसी अधिकारियों का कहना है कि सीधे बागवानों के बीच ये लगी है, यहाँ से सीधे जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो सीधे मार्केट में पहुंचेगा। और निश्चित तौर पे जो इनका मार्केट में जो प्रोडक्ट जाएगा, और अगर लोगों को ये पसंद आता है, निश्चित तौर पे इसको विदेशों तक निर्यात करने की योजना अधिकारी अभी बना। बिल्कुल टीना, अब देखना होगा कि विदेशों तक ये निर्यात करने की ये जो योजना बनी है ये कितनी कारगर साबित होती है, आर्थिक स्थिति को कितना सुधार पाती है। एप्पल जूस पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है, इसकी फाइनल टच अभी बाकी है, हालांकि मशीनरी मंगाई जा चुकी है। अब देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश कितना कारगर साबित होता है अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में। धन्यवाद टीना, आप हमारे साथ जुड़ी, इस तमाम जानकारी को आपने हमारे साथ साझा किया। तो जैसा कि देखने को मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एप्पल जूस का प्लांट बनकर तैयार हो गया है। प्लांट को अब फाइनल टच दिया जा रहा है। 15 जुलाई से यहां पर एप्पल जूस तैयार करने का ट्रायल शुरू होगा। देश का पहला ऐसा फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट तैयार किया जा रहा है जहां पर एप्पल जूस तैयार करने के साथ साथ वाइन और विनेगर भी तैयार किया जाएगा। इसकी लागत 91 करोड़ रुपए लगी हुई है। इस प्लांट में पहले चरण में एप्पल जूस तैयार किया जाएगा। इन दिनों प्लांट की मशीनरी को इंस्टॉल करने का काम जोरों पर चल रहा है। अब देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश का ये प्लांट देश की आर्थिक स्थिति को कितना सुधारता है। 7 जून से गैरसैंण में विधानसभा सत्र होगा। इसी सत्र में धामी सरकार अपना बजट भी पेश करेगी। इसके साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी आएगा। बता दें कि सीएम धामी इन दिनों लगातार बजट को आम जनता के अनुरूप बनाने के लिए लगातार जनसंवाद कर रहे हैं। धामी सरकार के बजट पर सभी की निगाहें हैं। खास बात यह है कि बजट पेश करने के पूर्व इसे लेकर आम जनता की राय जानी जा रही है। राज्य का बजट सामान्य जनता का बजट बने, इसके लिए नैनीताल के बाद देहरादून में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड धर्म और अध्यात्म का केंद्र है। राज्य की पारिस्थितिक और आर्थिक को लेकर चलाना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हम सब अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करें। सरकार की ओर से तैयार किए जा रहे बजट में आम जनता के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, कृषि और विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों का समावेश बजट में किया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, एक बजट पेश होने वाला है, धामी सरकार का बजट, जिसमें आम जनता की राय ली जा रही है। उसके बाद इस बजट को पेश किया जाएगा। धामी सरकार कितना इसको लेकर अलर्ट नजर आ रही है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए प्रियंका, ऐसी प्रबल संभावना जताई जा रही है कि 7 जून से आम बजट ये पेश होने जा रहा है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खुद जो विधानसभा अध्यक्ष है खंडूरी, उन्होंने साफ तौर से कहा भी है कि इसकी संभावनाएं जरूर है कि 7 जून से बजट सत्र जो है वो आहूत होगा, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। क्योंकि
राजभवन से इसकी परमिशन मिलना भी बाकी है। जहां तक सवाल है कि धामी सरकार कितना इसके लिए गंभीर नजर आ रही है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि आम बजट पेश करने के लिए आम लोगों की राय जो है वो धामी सरकार जान रही है। इससे पहले नैनीताल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां पर संवाद किया गया था आम लोगों के बीच में, आम लोगों के साथ कि किस तरह से बजट को जो है वो पेश करना है, किस तरह से उत्तराखंड की जो परिस्थिति है उसको देख करके और जो आर्थिकी है उसके हिसाब से जो है बजट को पेश किया जाना है। इसी के मद्देनजर देहरादून में भी कई जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तमाम जो यहाँ पे होटलियर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो तमाम उद्यमी हैं, युवा उद्यमी हैं, उनके साथ मिलकर एक राय कायम की जा रही है कि किस तरह से उत्तराखंड को जो है वो तरक्की के रास्ते पर लाया जा सकता है, उनकी राय जानी जा रही है। तो कहा जा सकता है कि आमतौर से ये पहली बार हो रहा है कि आम लोगों की राय जानने के बाद और जो प्रदेश के कृषि विभाग के जानकार हैं, कृषि की जानकारी रखते हैं, हर एक सेक्टर से लोगों को लिया गया है, उनकी राय जानी जा रही है। उनकी राय जानने के बाद उनके तमाम जो सुझाव हैं उनका समावेश किया जा रहा है। उसके बाद ही कोई जो है बजट होगा, बजट सत्र होगा, क्योंकि गैरसैंण के भराड़ी सैन में जो है ये बजट सत्र आहूत होना है। इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हैं कि बजट सत्र का, चूंकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, हालांकि संभावनाएं पूरी हैं कि गैरसैंण में ही बजट सत्र जो है वो आहूत होगा। लेकिन इसमें खास बात ये है कि पहली बार सरकार आम लोगों के साथ संवाद कायम करने के बाद बजट सत्र आहूत करने जा रही है। प्रियंका। बिल्कुल, धन्यवाद अस्करी, आप इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े। तो जैसा कि देखने को मिल रहा है कि जनता के बीच संवाद करने की कोशिश कर रही है धामी सरकार। बजट पेश करने से पहले धामी सरकार जनता के बीच जाना चाहती है और जनता की राय लेना चाहती है। आम बजट, जनता का बजट कैसे बने, ये धामी सरकार भरपूर कोशिशें कर रही है। अब देखना होगा कि धामी सरकार इसमें सफल हो पाती है या नहीं। लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं। शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन के बाद शुक्रवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। दरअसल इंद्राणी को कागजी कार्रवाई समय पर पूरी नहीं होने के कारण गुरुवार को रिहा नहीं किया जा सका था। इंद्राणी शाम 5:30 बजे जेल से बाहर आई और वहां से एक कार में बैठकर चली गई। जेल के बाहर इंद्राणी के वकील मौजूद थे। बाहर निकलकर इंद्राणी ने मीडिया कर्मियों को देखा और मुस्कान बिखेरी। निचली अदालत ने बृहस्पतिवार को इंद्राणी को 2 लाख रुपए का अस्थायी नगद बॉन्ड भरने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा था कि हम इंद्राणी मुखर्जी की जमानत मंजूर कर रहे हैं। 6.5 साल का समय बहुत लंबा समय है। बता दें, वर्ष 2015 से मुंबई जेल में बंद इंद्राणी ने स्पेशल सीबीआई कोर्ट द्वारा बार बार जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद फरवरी में इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लंबा वक्त है, ये पूरा मामला सिर्फ परिस्थिति जन्य सबूतों पर टिका है। लगता है कि ट्रायल जल्द खत्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा विचार है कि लंबा समय जेल में बिताने पर इंद्राणी जमानत की हकदार हैं। हम सशर्त जमानत देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 2020 में सह आरोपी पीटर मुखर्जी भी जमानत पर रिहा हो चुका है। बता दें, इंद्राणी पर अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप है।
इंद्राणी पर आरोप था कि उन्होंने मुंबई के बांद्रा में अपनी बेटी शीना की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को रायगढ़ जिले में दफना दिया था। जांच एजेंसियों का दावा था कि शीना बोरा के अवशेष भी मिले हैं। वहीं दावे के मुताबिक इंद्राणी और शीना के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। बताते चले कि शीना बोरा इंद्राणी के पहले पति की संतान थी। मुंबई पुलिस ने इंद्राणी को अप्रैल 2012 में अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या करने के आरोप में 2015 में गिरफ्तार किया था। तो वहीं मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जैसा कि देखने को मिला है कि इंद्राणी मुखर्जी को जमानत मिल चुकी है। एक तरफ देखा जाता है कि पुत्र जरूर कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो गया कि शीना बोरा की हत्या का आरोप इंद्राणी मुखर्जी पर लगा? 6 साल की उन्होंने सजा काटी और अब वो रिहा है। नहीं होती, लेकिन शीना बोरा मामले में शीना बोरा जो थी वो उनके दूसरे पति की संतान थी, इसलिए इन्होंने इस तरह की कुकृत्य किया है। फिलहाल मुंबई पुलिस और सीबीआई क्राइम ब्रांच तीनों की पैरेलल जांच कर रही थी, लेकिन मुंबई पुलिस के बाद ये पूरा मामला सीबीआई को दे दिया गया था। फिलहाल 6:30 बजे के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार इंद्राणी मुखर्जी को जमानत मिल गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के मुचलके पर उन्हें जमानत दी है, लेकिन निचली अदालत ने पहले भी 2 लाख बॉन्ड भरने के लिए आदेशित किया था। लेकिन चूंकि उनकी जमानत शुक्रवार को ही होनी थी, लेकिन कागजी कार्रवाई के चलते विलंब हुआ और कल उनकी जो है जमानत मंजूर की गई है। कल शाम को 5:30 बजे के आसपास वह जेल से रिहा हुई। इस दौरान मुंबई जेल के बाहर तमाम मीडिया कर्मी मौजूद थे। मीडिया कर्मी को उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया, मुस्कुराते हुए निकल गए। लेकिन एक बात तो तय है, 6.5 साल जेल में रहने के बाद इंद्राणी मुखर्जी ने मुंबई पुलिस, जेल प्रशासन सहित तमाम अधिकारियों पर कई संगीन आरोप भी लगाए कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनकी स्वास्थ्य को लेकर लोगों की चिंता नहीं है। लिहाजा इस बीच उनकी कई बार तबियत भी बिगड़ी थी, जिन्हें उन्हें जेजे हॉस्पिटल भी ले जाया गया था। तो तमाम इस तरह की बातें हैं जो इंद्राणी मुखर्जी के साथ गुजरी, लेकिन फिलहाल 6.5 साल के बाद उनकी जो है जमानत हुई है। अब ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से उनके पति पीटर मुखर्जी की जमानत हुई थी, उसी को हवाला देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। बिल्कुल, इतना लंबा समय सत्यप्रकाश, इंद्राणी मुखर्जी 6 साल से ज्यादा का समय बिता चुकी हैं जेल में और अब रिहा हो चुकी हैं। अपनी बेटी के हत्याकांड के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था 2015 में। क्या लगता है आपको, ये आरोप सिद्ध हुआ है और क्या अब आगे की कोई जांच पड़ताल की जाएगी? बिल्कुल प्रियंका जी, अभी जांच जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से इंद्राणी मुखर्जी के मोबाइल लोकेशन, उनके तमाम तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज मुंबई की सड़कों से बरामद हुआ है, उसमें सीधे तौर पर यह जानकारी मिली है कि शीना बोरा हत्याकांड में शीना की हत्या करने के बाद यह पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी कार में स्टैच्यू बनाकर इनको जो है रायगढ़ ले जाया गया, जहां पर इन्हें दफनाया गया। इस बीच लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि जो शीना बोरा हत्या के बाद बैठाई गई है कार में, वो जीवित है, जबकि वह स्टैच्यू की तरह बना के ले जाया गया था। ये पूरा खेल जो है इनके मोबाइल लोकेशन के जरिए पता लगा है। फिलहाल मुंबई की क्राइम ब्रांच और सीबीआई दोनों मामले में जांच कर रही थी, लेकिन यह जांच जो है बाद में सीबीआई को सौंप दी गई थी, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी। इस बीच जो सीबीआई को जानकारी मिली थी कि यह लोग जो है कहीं न कहीं ये पूरे मामले को दबाने के लिए सबसे पहले खाड़ पुलिस स्टेशन में मिसिंग का कंप्लेन दर्ज कराया कि शीना बोरा मिसिंग है। इस पूरे मामले में खाड़ पुलिस स्टेशन, बांद्रा पुलिस स्टेशन ने पहले जांच शुरू की, जिसमें सबसे बड़ा नाम उस वक्त के मुंबई पुलिस आयुक्त, उनका नाम आया। इस बीच उनके ऊपर भी इस तरह का लांछन लगाया गया कि वह खुद इस पूरे मामले में संलिप्त है, जिसके बाद उनका तबादला किया गया। तो तमाम जो है घटनाएं शीना बोरा हत्याकांड में हुई, लेकिन 6.5 साल के बाद इसलिए विलंब हुआ क्योंकि तमाम जो चीजें कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, वह जुड़ नहीं रही थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत जरूर दे दी है, लेकिन इस पूरे मामले में सीबीआई अभी भी जांच कर रही है।
बिल्कुल, सीबीआई मामले की जांच कर रही है। सत्यप्रकाश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे वजह क्या थी? अपनी बेटी की हत्या, इतना बड़ा आरोप, 6 साल से ज्यादा की सजा और अब रिहा। देखिए, इसमें दो मामले सामने आ रहे हैं कि एक तो सामने ये है कि वो उनकी असली खुद की बेटी नहीं थी, किसी दूसरे पति की बेटी थी और वह उन्हें छोड़ चुके थे। दूसरी बात यह है कि टीना बोरा के साथ किसी लड़के का अफेयर था, ये उन्हें पसंद नहीं था। इस तरह की तस्वीरें उन्होंने देखा, इसलिए भी ये हत्या का कारण माना जा रहा है। तीसरी बात है, इंद्राणी मुखर्जी और किसी के साथ संबंध होने को ये टीना बोरा ने देखा था, उसका खुलासा हो सकता है, इसलिए उसकी हत्या की गई। तो ये 3 बड़े एंगल है जिस एंगल से सीबीआई जांच कर रही थी, लेकिन अब इसका खुलासा अब तक नहीं होगा। फिलहाल चार्जशीट जरूर दी गई है, लेकिन चार्जशीट में यह नहीं बताया गया कि आखिर मुख्य कारण क्या था, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि इन्हीं कारणों में से एक कारण है जिसकी वजह से टीना बोरा की हत्या की गई। बिल्कुल, अब देखना होगा सत्यप्रकाश की आखिर ये जो आरोप इंद्राणी मुखर्जी पर लगाए गए थे, इतना लंबा समय जेल में बिताने के बाद इंद्राणी मुखर्जी अब रिहा है, लेकिन ये जो आरोप इंद्राणी मुखर्जी पर लगाए गए थे वो कितने सिद्ध साबित होते हैं। हालांकि सीबीआई अभी भी इस मामले की जांच करेगी और असली आरोपी तक पहुंचने की भरपूर कोशिश करेगी। धन्यवाद सत्यप्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो एक तरफ कहा जाता है कि पुत्र जरूर कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि माता कुमाता भी हो सकती है जब इंद्राणी मुखर्जी के रूप में हमें एक ऐसा चेहरा देखने को मिलता है जहां वो अपनी ही बेटी की हत्या कर देती हैं और उसकी लाश को छुपाने के लिए, उसके शव को छुपाने के लिए दर दर भटकती हैं। उसके बाद भी वो नहीं बच पाती हैं। जिस तरीके से पुलिस जब छानबीन करती है उसके बाद इंद्राणी मुखर्जी को हिरासत में लेती है और 6 साल से ज्यादा का लंबा समय इंद्राणी मुखर्जी जेल में बिताकर आती हैं। हालांकि अब देखना होगा कि इंद्राणी मुखर्जी पर ये जो आरोप लगे हैं और कितने सिद्ध साबित होते हैं और कितने खुलासे इसमें सामने आते हैं। और मेरे साथ है राजधानी लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।